इवोल्यूशन को समझा था, क्रम विकास को समझा था कि क्रम विकास क्या होता है। हमने समझा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और अलग अलग साइंटिस्ट के क्या मत थे, अलग अलग साइंटिस्ट के क्या विचार थे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में। हमने थोड़ा बहुत यह भी समझा था कि अंतरिक्ष में जो सौर परिवार है अर्थात सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए आज हम लोग प्रिमिटिव अर्थ के बारे में जानेंगे, या अर्थात आदि पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि आदि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इस पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किस प्रकार से हुआ। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा गर्म कॉस्मिक कण, धूल और गैसों का एक पिंड था और उस पिंड में लगातार संकुचन होता चला गया। अब संकुचन का क्या कारण था? क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक था। तापमान अधिक होने के कारण इसमें संकुचन भी लगातार होता रहा और लगातार संकुचन होने के कारण यह तस्तरी के आकार का हो गया। इस तस्तरी के आकार का हो गया। इसका जो बीच वाला भाग था, बीच वाले भाग का तापमान बहुत अधिक था, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि यह भाग टूटकर सन का निर्माण किया अर्थात सूर्य का निर्माण किया। इसके जो किनारे वाले हिस्से थे वो किनारे वाले हिस्से टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और इस प्रकार से विभिन्न ग्रहों का अर्थात प्लैनेट का निर्माण हुआ जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक प्रिमिटिव अर्थ है, तो हम लोग अर्थ को लेकर के चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पहले से हाइड्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में मौजूद थे। यह हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होने के कारण पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर उड़ गए अर्थात अंतरिक्ष में की ओर जाने लग गए। इसके अलावे इसके साथ साथ और भी जो हल्के कण थे, जो हल्के एलिमेंट थे, वह एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी अंतरिक्ष की ओर जाना शुरू कर दिए, परंतु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। जबकि आयरन और निकेल हैवी मेटल होने के कारण यह पृथ्वी पर ही मौजूद रहे, अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है। यह उसके भूप्रपट्टी में उसके केंद्र में मौजूद है, जिससे पृथ्वी के केंद्र का निर्माण हुआ। इसके अलावा इससे जो हल्के एलिमेंट थे जैसे कि एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आयरन और निकेल से थोड़े हल्के थे, जिसके कारण इससे पृथ्वी के मध्य भाग का निर्माण हुआ। प्रारंभ में तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था, जहां पर लाइफ का होना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे पृथ्वी पर परिवर्तन होता चला गया और ये परिवर्तन फाइनली पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त हो पाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो अति आवश्यक वायुमंडल है, उस वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो ऐसा अनुमान है या ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था और पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक होने के कारण इस पर जो हल्के एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब गर्म होकर के और हल्के हो गए और पृथ्वी की सतह को छोड़कर वायुमंडल की ओर चलने लग गए। परंतु जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण ये सब के सब गैस पृथ्वी के चारों ओर ही रह गए, एक इन्वेलप के रूप में व्यवस्थित हो गए। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में थे और स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, जबकि हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन कर मीथेन बना लिया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर अमोनिया बना लिया। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। अब जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुए, कंडेंस करते चले गए, अर्थात ये संघनित होते चले गए। फिर
जब ये मॉलिक्यूल बड़े आकार के हो गए, अर्थात जब ये वर्षा के कणों के रूप में परिवर्तित हो गए, तो फिर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी पर बूंदों के रूप में गिरने लग गए। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जल उपस्थित हो पाया, किस प्रकार से आदि समुद्र का निर्माण हुआ। हम लोग जो अभी पढ़े, एक्चुअली इससे हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से निर्मित वायुमंडल को हम लोग आदि वायुमंडल या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के अलग अलग सतहों पर, अलग अलग जगहों पर किस प्रकार से जलाशयों का निर्माण हुआ, अर्थात आदि समुद्र का निर्माण हुआ। जैसा कि हमने अभी तुरंत चर्चा किया था कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मौजूद थे, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता चला गया, ये वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होते चले गए, संघनित होते चले गए, और संघनित होने के कारण ये काफ़ी भारी कणों में परिवर्तित होने लगे, बारिश के बूंदों में ये परिवर्तित होने लगे, और बारिश के बूंदों के भारी होने के कारण ये पृथ्वी की सतह पर गिरे। पृथ्वी की सतह पर जहाँ जहाँ गड्ढे मौजूद थे, उन गड्ढों में यह जल जमा होता चला गया, जिससे छोटे मोटे जलाशयों का निर्माण हुआ। फिर सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज के कारण या फिर सन के कारण क्या हुआ कि ये जलाशयों के जो जल थे पुनः वाष्पोत्सर्जित होने लगे, अर्थात इवेपोरेट होते चले गए, जिससे फिर से बादलों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर ये जो बादलों का निर्माण हुआ, इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। वाटर मॉलिक्यूल्स में CH4, NH3, CO2 ये सब भी क्या हुए, उसमें मिलते चले गए, और धीरे धीरे ये भी पृथ्वी पर आते चले गए। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर एक बड़े जलाशय का निर्माण हुआ, जिसे कि हम लोग आदि समुद्र के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रिमिटिव ओशंस के नाम से जानते हैं। तो ये था पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण का निर्माण। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक विकास द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। चलिए अब हम लोग केमिकल एवोल्यूशन को समझते हैं, रासायनिक विकास को समझते हैं कि रासायनिक विकास क्या है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पृथ्वी पर जो आदि परिस्थिति का निर्माण हुआ था, प्रारंभ में जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ था, उस परिस्थिति के दौरान कुछ खास प्रकार के रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड का संश्लेषण हुआ था, और इन्हें पूर्वजीवी यौगिक कहा गया। पूर्वजीवी यौगिक इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं से जीवों का विकास हुआ है। तो आरंभ में ये जो पूर्वजीवी यौगिक थे, उनमें से सबसे पहले जो है वह शुगर आता है। सेकेंड वन ग्लिसरॉल, थर्ड वन फैटी एसिड, फोर्थ वन एमिनो एसिड, फिफ्थ वन प्यूरिन, एंड सिक्स्थ पायरीमिडीन। तो ये 6 पूर्वजीवी यौगिक थे, ये 6 केमिकल कंपाउंड थे जिनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इससे संबंधित तो ये 6 केमिकल इक्वेशन है जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी, जिन कंपाउंड से हुई है, उन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, उन कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए एनर्जी का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये एनर्जी इन्हें कहाँ से मिला? तो ये एनर्जी इन्हें सूर्य से मिला, सन से मिला, अल्ट्रावायलेट रेज से मिला।
तब जाकर के इन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सका। इसके संबंध में कई वैज्ञानिकों द्वारा, कई साइंटिस्ट के द्वारा कई प्रयोग किए गए, जिनमें मिलर का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मिलर का प्रयोग क्या कहता है। तो मिलर के प्रयोग के द्वारा यह साबित किया गया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है शायद वह कार्बनिक यौगिकों से हुई है, और इन्होंने इन कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण अपने प्रयोग में करके दिखाया। तो अपने प्रयोग में सर्वप्रथम इन्होंने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में H2O डाल दिया। अब इसे बर्नर की मदद से गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यह जलवाष्प, ये वैक्यूम ट्यूब की मदद से गैस चैम्बर में आकर के वाटर वेपर जमा हो जाता है। इस गैस चैम्बर में पहले से CH4NH3 और हाइड्रोजन गैस को रखा गया है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो यहाँ पर ये कंडेंसेट की मदद से वाटर वेपर के साथ साथ एमिनो एसिड भी इस फ्लास्क में हमें प्राप्त होता है। ये वाटर के साथ साथ इसमें एमिनो एसिड भी हमें प्राप्त होता है जो एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार मिलर ने यह साबित कर दिया कि शायद पृथ्वी पर इसी तरह का कोई रिएक्शन हुआ होगा जिससे अलग अलग तरह के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इसी तरह से प्रयोग किया और इन्होंने एमिनो एसिड के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, संश्लेषण किया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति हुई होंगी। तो ऐसा विश्वास है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रारंभ में सिंपल शुगर थे वो सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर गए, लाइक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर गए, स्टार्च में कन्वर्ट कर गए। एमिनो एसिड जो बने हुए थे वो एमिनो एसिड पॉलीमरेज बनाए और पॉलीमरेज बनाकर प्रोटीन में कन्वर्ट कर गए। प्यूरिन, पायरिमिडीन ये भी आपस में जुड़कर आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया। इसके अलावे और भी बहुत सारे कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट किए और इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते चले गए। शायद इसी तरह से राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसका संश्लेषण हुआ, सिंथेसिस हुआ, और इसके सिंथेसिस के फलस्वरूप ही शायद न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड लगभग हर लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यह जीवन का आधार होता है और शायद यहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई, इसी न्यूक्लिक एसिड से। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन की मदद से अलग अलग तरह के कार्बनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ, संश्लेषण हुआ और जीवन की उत्पत्ति हुई। इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे आगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।